हेलो एंड वेलकम गाइस टू होप लेवल क्लासेस वंस अगेन। आई एम बैक। आज का जो टॉपिक है वो बहुत ही जनरल पब्लिक को अफेक्ट करता है और जो एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए तो इम्पॉर्टेंट है ही है, जो लिटिगेशन कैरी कर रहे हैं उनके लिए भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। एंड द टॉपिक इज़ अरेस्ट एंड बेल। देखिए, जब हम अरेस्ट होते हैं तो हमारे बहुत सारे राइट्स हैं जो जनरल पब्लिक को नहीं पता होते हैं और इसीलिए शायद पुलिस परेशान भी कर पाती है। ये राइट्स बेसिकली हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में फंडामेंटल राइट्स के रूप में है। अगर मैं बात करूं तो आर्टिकल 20 बात करता है कि आपको एक ही ऑफेंस के लिए 2 बार ट्रायल नहीं किया जा सकता, आपको खुद के अगेंस्ट विटनेस बनने के लिए कंपेल नहीं किया जा सकता। और अगर मैं आर्टिकल 22 की बात करूं तो आपके पास अपने चॉइस के लॉयर को कंसल्ट करने का और उसको अपॉइंट करके कोर्ट में आपका डिफेंस करने का भी राइट है। प्लस आर्टिकल 22 क्लॉज 2 की अगर हम बात करें तो वहाँ पे आपको अगर अरेस्ट किया है पुलिस ऑफिसर ने तो उसकी ड्यूटी है कि वो मैजिस्ट्रेट के सामने विद इन 24 आवर्स आपको प्रोड्यूस करे। अब यही राइट्स हमारे क्रिमिनल लॉ में भी इनकॉर्पोरेट किए गए हैं। क्रिमिनल लॉ का जो प्रोसीजर है, कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर, CRPC शॉर्ट में कहते हैं उसे, तो अगर सेक्शन 50 CRPC की बात करें हम तो आपको ग्राउंड्स ऑफ अरेस्ट बताने होते हैं पुलिस ऑफिसर को, किन ग्राउंड्स पे आपको अरेस्ट किया गया है। सेक्शन 50A की अगर मैं बात करूं तो सेक्शन 50A में जिसको अरेस्ट किया है पुलिस ऑफिसर ने उसको एक पर्सन को नॉमिनेट करना होता है, जिसे पुलिस ऑफिसर बताएगा कि आपको अरेस्ट करके कहाँ रखा गया है। सेक्शन 55A की बात करूँ तो पुलिस ऑफिसर की ये ड्यूटी होती है कि वो आपकी सेफ्टी और हेल्थ का ख्याल रखे। सेक्शन 56 की बात करूं तो जिसने आपको अरेस्ट किया है उसकी फिर से ये ड्यूटी है कि वो या तो आपको ऑफिसर इंचार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन के सामने प्रोड्यूस करे या मैजिस्ट्रेट के सामने प्रोड्यूस करे। और इसकी टाइम लिमिट फिर से सेक्शन 57 में दिया है कि 24 आवर्स के अंदर आपको मैजिस्ट्रेट के सामने प्रोड्यूस करना ही होता है। तो ये कुछ आपके राइट्स हैं। इनमें सबसे इम्पॉर्टेंट राइट है बेल। अब बेल जो कॉन्सेप्ट है वो बेसिकली बेलमेंट से हमने बेल डिराइव किया है वर्ड। बेलमेंट एक इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का कॉन्सेप्ट है, सेक्शन 148 में दिया है। ये वॉच है। सपोज़ ये वॉच मैं किसी को ठीक होने के लिए देता हूँ किसी शॉपकीपर के पास, तो उसकी ये ड्यूटी है कि वो ठीक करने के बाद मुझे ही ये वॉच वापस करेगा क्योंकि ओनर इसका मैं ही हूँ। ऐसे ही सेम कॉन्सेप्ट बेल का है। बेल में बेसिकली श्योरिटी को बेलमेंट कर दिया जाता है अक्यूज्ड का, और श्योरिटी बेसिकली गारंटर होते हैं। तो श्योरिटी ये इंश्योर करते हैं कि जो बेल बॉन्ड में कंडीशंस इम्पोज की गई हैं वो अक्यूज फुलफ़िल करें। अब हम बात करते हैं बेलेबल और नॉन बेलेबल ऑफेंसेस की। सेक्शन 2A CRPC में बेलेबल एंड नॉन बेलेबल ऑफेंसेस को बताया है। बेसिकली ये डिफ़ाइन नहीं करता है सेक्शन 2A कि बेलेबल और नॉन बेलेबल ऑफेंसेस हैं क्या। वहाँ एक जस्ट डिक्लेरेशन है। 2A में लिखा है बेलेबल ऑफेंस मीन्स विच इज़ शोन बेलेबल इन फर्स्ट शेड्यूल। तो अगर फर्स्ट शेड्यूल के CRPC की बात करें तो वहाँ पे IPC के ऑफेंसेस दिए हुए हैं जिनके सामने ये लिखा हुआ है कि कौन सा ऑफेंस बेलेबल है और कौन सा नॉन बेलेबल है। तो बेल इन बेलेबल ऑफेंसेस में तो आपका राइट है। बेलेबल ऑफेंसेस में बेल आपका राइट है और नॉन बेलेबल ऑफेंसेस में वो कोर्ट का डिस्क्रिशन है। बेलेबल ऑफेंस की अगर मैं बात करूं तो 436 में आपको बेल एज अ मैटर ऑफ राइट मिल जाएगा। आप बेल बॉन्ड फर्निश करिए, आपको बेल मिलेगी ही मिलेगी। अब आती है बात नॉन बेलेबल ऑफेंसेस की। तो नॉन बेलेबल ऑफेंसेस में बेल बेसिकली, अब जैसे प्रोसीजर स्टार्ट होता है अरेस्ट के बाद, जैसे ये FIR होता है आपके अगेंस्ट, तब हम ऐसे स्टार्ट करते हैं जैसे एक्चुअली कोर्ट में प्रोसीडिंग्स होती हैं और जो प्रैक्टिकली बेल के लिए चीज़ें होती हैं वहाँ। FIR है, आपको अप्रीहेंशन ऑफ अरेस्ट रहेगा ही रहेगा जब FIR है तो एक बेल है एंटीसिपेटरी बेल। आप सेक्शन 438 में एंटीसिपेटरी बेल लगा सकते हैं FIR होते ही। अब ये एंटीसिपेटरी बेल या तो आप कोर्ट ऑफ सेशन में लगाइए या फिर हाई कोर्ट में लगाइए। बेसिकली मैं सजेस्ट करूँगा कि कोर्ट ऑफ सेशन में लगाना चाहिए क्योंकि लोएस्ट ग्रेड की कोर्ट में हमें पहले जाना चाहिए, क्योंकि अगर हाई कोर्ट से आपकी बेल रिजेक्ट हो गई तो फिर लोअर कोर्ट आपको बेल कैसे देगा। और इसी एंटीसिपेटरी बेल में बेसिकली ये 2 चीज़ का कॉम्बिनेशन है। वो कॉम्बिनेशन क्या है?
438 अगर आप पढ़ेंगे तो उसमें एक एंटरिम ऑर्डर फॉर द ग्रांट ऑफ एंटीसिपेटरी बेल भी है, उसको हम एंटरिम बेल बोलते हैं। अब ऐसा क्यों है? जब आप एंटीसिपेटरी बेल की एप्लीकेशन लगाते हैं तो उसमें साथ में एंटरिम बेल भी लगती है, क्योंकि कोर्ट को आपके प्रीवियस एंटीसीडेंट्स मंगवाने होते हैं, यानी कि क्रिमिनल हिस्ट्री मंगवानी होती है, तो उसमें कुछ टाइम लगता है। वो कंसर्निंग पुलिस स्टेशन जहाँ पे FIR हुआ था वहाँ से आपकी डिटेल्स आएंगे, तब तक के लिए एंटरिम बेल आपको मिल सकता है ताकि उसका पर्पस डिफीट ना हो। अगर आप अरेस्ट ही हो जाएंगे तो एंटीसिपेटरी बेल का तो पर्पस ही डिफीट हो जाएगा ना, तो तब तक के लिए आपको एंटरिम बेल मिल जाएगी। और फिर जब वो डॉक्यूमेंट्स आ जाएंगे तो एक फ़ाइनल हियरिंग होगा एंटीसिपेटरी बेल पे। अब एंटीसिपेटरी बेल पे एक जजमेंट हुआ 2020 में, सुशीला अग्रवाल वर्सेस स्टेट ऑफ NCT ऑफ दिल्ली। तो सुप्रीम कोर्ट की 5 जजेस बेंच ने उसमें होल्ड किया कि आप एंटीसिपेटरी बेल को टाइम से लिमिट नहीं कर सकते। तो केस टू केस वेरी करता है, वो टिल द कंक्लूजन ऑफ ट्रायल भी हो सकती है, मतलब जब तक आपका ट्रायल चलेगा तब तक आप एंटीसिपेटरी बेल पे ही रहेंगे। अब बात आती है कि अगर एंटीसिपेटरी बेल कैंसिल हो गया या आपको कोर्ट ने एंटीसिपेटरी बेल नहीं दिया, तब आप क्या करेंगे? तब फिर 2 सिचुएशन हैं, या तो आप पुलिस की कस्टडी में हैं, या फिर अब FIR तो है लेकिन आप पुलिस की कस्टडी में नहीं हैं। तो अगर आप पुलिस की कस्टडी में हैं तो आप फिर रेगुलर बेल लगाइए, उसका प्रोविज़न 437 में है। और अगर आप बाहर भी हैं तो आप सरेंडर भी कर सकते हैं कोर्ट में, और सरेंडर के साथ ही आप 437 का बेल एप्लीकेशन लगा सकते हैं। पर अगेन आई टोल्ड यू दैट्स द डिस्क्रिशन ऑफ कोर्ट। तो अगर आप बेल के ग्राउंड्स प्रूव कर लेते हैं और ये प्रूव करते हैं कि प्राइमा फेसी मेरे अगेंस्ट कोई केस मेड आउट नहीं होता है, तो कोर्ट फिर अपना डिस्क्रिशन यूज़ करके आपको 437 का बेल दे सकता है। अब एक और बेल है, वो है डिफ़ॉल्ट बेल। लेट सपोज आप कस्टडी में ही हैं, तो एक CRPC का प्रोविज़न है 167। अब जो आपने सुना भी होगा, आप जानते भी हैं, रिमांड, जब आप अरेस्ट हो जाते हैं तो मैजिस्ट्रेट के सामने आपको प्रोड्यूस किया जाता है, तो 14 डेज़ का रिमांड टाइम है। अब या तो आपको उसमें पुलिस रिमांड मिला होगा या जुडिशल कस्टडी में भेजा जाएगा, लेकिन वो पुलिस रिमांड जो है वो मैक्सिमम 14 डेज़ का रह सकता है, और जो जुडिशल कस्टडी है वो 14 डेज से ज़्यादा एक्सीड करती है, उसका भी टाइम पीरियड है। 167 क्लॉज 2 के सब क्लॉज A के सब क्लॉज 2 में टाइम पीरियड दिए हुए हैं। अगर ऑफेंस ऐसा है जिसमें 10 ईयर्स से ज़्यादा इम्प्रिजनमेंट है और लाइफ इम्प्रिजनमेंट है या डेथ इम्प्रिजनमेंट है, तो फिर आपकी 90 डेज़ तक जुडिशल कस्टडी एक्सटेंड हो सकती है। और अगर 10 ईयर्स से कम का ऑफेंस है तो फिर आपकी जुडिशल कस्टडी 60 डेज़ तक रहेगी। अब यही टाइम, यहीं से हम कैलकुलेट करते हैं कि पुलिस को इस टाइम के हिसाब से चार्जशीट फाइल कर देना चाहिए। अब लेट सपोज अगर पुलिस ने चार्जशीट फाइल नहीं किया है तो इसी प्रोविज़न में फिर डिफ़ॉल्ट बेल का प्रोविज़न है। मतलब अगर इस टाइम पीरियड में 90 डेज़ और 60 डेज़, ये ऑब्वियसली आप 14 डेज़ जो थे इसमें से वो इसमें माइनस करेंगे आप, तो अगर उतने में चार्जशीट फाइल नहीं होती है तो फिर डिफ़ॉल्ट बेल मिल जाएगा। लेकिन ये बेल भी आपको फर्निश करनी होगी। इसी सेक्शन के 167 के एक्सप्लेनेशन 1 में लिखा है कि अगर आप, ऐसा नहीं है कि अपने आप ही बेल हो जाएगी, तो आपको बेल फर्निश करना होगा, तभी आपको डिफ़ॉल्ट बेल मिलेगा। तो ये बेल इन नॉन बेलेबल ऑफेंसेस। अब एक और चीज़ यहीं पे, एक और बेल है, वो है सेक्शन 437A का बेल। आपका ट्रायल चल रहा है, तो बिफोर द कंक्लूजन ऑफ ट्रायल और बिफोर द डिस्पोजल ऑफ अपील, आपने अपील फाइल की है, तो जो अपीलेट कोर्ट है या जो ट्रायल कोर्ट है वो आपको एक नोटिस देता है और उसके बाद आप बॉन्ड भर के आपको बेल दे दिया जाएगा कि आप नेक्स्ट अपीलेट कोर्ट के सामने अपीयर हो जाएं। ये एक बेल है। अब एक कुछ नए इन्वेंशन हुए कोर्ट्स ने जो अभी रिसेंटली किए, इनफैक्ट आपको आर्टिकल 226 कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में भी बेल मिल सकता है अगर आपने रिट पिटीशन फाइल किया है। अर्नब गोस्वामी वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र, अभी अर्नब गोस्वामी जी का केस हुआ कुछ टाइम पहले इसी ईयर, तो बॉम्बे हाई कोर्ट ने 226 में उनको बेल डिनाई कर दिया। सुप्रीम कोर्ट अपील गई, वो रेगुलर अपील नहीं थी, स्पेशल लीव पिटीशन था, 136 कॉन्स्टिट्यूशन में है। तो सुप्रीम कोर्ट ने ये कंफर्म किया कि अगर ऐसे केसेस हैं जहाँ पे इलीगल डिटेंशन का सर्कमस्टांसेस दिख रहे हैं आपको, तो आपको
226 में भी बेल दिया जा सकता है इन प्रॉपर केसेस। तो बेसिकली उन्होंने हैबियस कॉर्पस लगाया था, इलीगल डिटेंशन था, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने 226 में भी बेल का प्रोविज़न कर दिया। और बेल है जो लास्ट बेल है, बेल इन अपील आफ्टर ट्रायल कोर्ट रिकॉर्डेड कन्विक्शन, सेक्शन 389 CRPC में ही होती है ये भी। इसमें जब ट्रायल कोर्ट जजमेंट दे देती है, उसके बाद जब आप अपील फाइल करते हैं, तो अगर अपील पेंडिंग है तो अपीलेट कोर्ट टिल द डिस्पोजल ऑफ द अपील आपको बेल दे सकता है। तो ये हमारे कुछ बेल के प्रोविजंस हैं। अब आप जब बेल लगाते हैं तो साथ में बॉन्ड, श्योरिटी और सिक्योरिटी, ये 3 चीज़ें रहती हैं। तो बेल बॉन्ड में बेसिकली कंडीशंस लिखी होती हैं कि आप कौन कौन से कंडीशंस को अवॉइड करेंगे, जो इस कोर्ट ने आपको बेल दी है वो कंडीशंस इम्पोज करेगी। प्लस वही कोर्ट आपको ये भी बताएगी कि आपको कितने श्योरिटी देने हैं। जनरली 2 श्योरिटी होते हैं। उसके बाद उसमें बॉन्ड में आपको सिक्योरिटी का अमाउंट भी बताया जाए। सिक्योरिटी बेसिकली अमाउंट है कि आपको कितने रुपए का सिक्योरिटी देना है, क्योंकि अगर आप वो कंडीशंस वायलेट करेंगे बॉन्ड की तो वो जो अमाउंट है सिक्योरिटी का वो फोरफीट हो जाएगा। तो इस तरीके से बेल के प्रोविजंस हैं। और ये जो बेल का राइट है बेसिकली आप सक्सेसिवली यूज़ करना चाहिए, लेकिन लोएस्ट कोर्ट से स्टार्ट करना चाहिए, तब हायर कोर्ट की तरफ जाना चाहिए। ऐसे तो आप डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट भी जा सकते हैं 136 में, लेकिन लोएस्ट कोर्ट के थ्रू ही हमें जाना चाहिए। वेल, दिस वाज अरेस्ट एंड बेल। थैंक यू वेरी मच। आगे ऐसे टॉपिक्स पे अब वीडियोस आते रहेंगे, बिकॉज लिटिगेशन जो लोग कैरी कर रहे हैं, मेरे पास बहुत सारे सजेशंस आए थे कि आप प्लीज़ कुछ प्रैक्टिकल जो कोर्ट में होता है वहाँ पे प्रैक्टिस के लिए भी कुछ आप वीडियोस बनाइए। आई विल ट्राई माई लेवल बेस्ट कि मैं और अच्छे ऐसे वीडियोस बना सकूँ। वेल, थैंक यू वेरी मच। विल मीट वेरी सून अगेन इन माई नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।